गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों। 12वीं क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 7 टॉपिक पैमाने के प्रतिफल का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले पीरियड में हमने साधन या कारक के प्रतिफल पढ़े थे। उसके बाद में हमने प्रवृत्ति के नियम भी पढ़े, लेकिन आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं? पैमाने के प्रतिफल यदि सभी कारकों को, मैंने उनमें बताया था कि कारक परिवर्तनशील होते हैं, बाकी कारक स्थिर होते हैं। जबकि जब सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाए और बाजार की मांग के अनुरूप बढ़ाया जाए तो उसे हम पैमाने के नियम कहते हैं। यह पैमाने के नियम आपके, ये नियम 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, पैमाने के समान प्रतिफल। और ये नंबर 3, पैमाने के घटते प्रतिफल। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपने इन तीनों चीजों को अच्छे से याद कर लेना है कि बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और पैमाने के समान प्रतिफल, ये 3 प्रकार के आपके नियम हैं। उसी प्रकार जैसे साधन थे, इनमें और उनमें यही फर्क है बस। इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई साधन स्थिर नहीं होता। जितनी बाजार की मांग होती है उतना उत्पादन सभी साधनों में परिवर्तित करके, चाहे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, सभी में परिवर्तन करके उत्पादन तैयार कर लिया जाता है। जबकि जो साधन या कारक के नियम थे उनमें साधनों में किसी एक साधन को परिवर्तनशील होता था, बाकी साधन स्थिर होते थे, तो हम उसका करते थे। दूसरा, ये जो पैमाने के प्रतिफल हैं ये हमेशा दीर्घकाल में लागू होते हैं, अल्पकाल में नहीं होते। और जो साधन के या कारक के प्रतिफल हैं वे हमेशा अल्पकाल में लागू होते हैं, क्योंकि अल्पकाल में जो कुछ साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ साधनों को नहीं कर सकते। लेकिन जब समय मिल जाता है किसी उत्पादक को तो वो समय मिलने के उपरांत तो अपने सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बढ़ते प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन की स्थिति को प्रकट करते हैं, जिसमें यदि सभी कारकों के एक निश्चित अनुपात में बढ़ा जाए तो उत्पादन में अधिक परिवर्तन होता है। जितना हम परिवर्तन करते हैं, मैं इसके लिए डायग्राम के जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है, यहां हम ले रहे हैं, यहां हम ऊपर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? परसेंट इंक्रीज ऑफ आउटपुट। यहां आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट, परसेंट आउटपुट। यहां परसेंट परिवर्तन। अब तो आपको पता है कि सारे के सारे साधन क्या है कि वेरिएबल फैक्टर हैं। सारे के सारे परसेंट इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज, वेरिएबल इंक्रीज फैक्टर, FACTO फैक्टर। जो साधन इस दिनों में पूरे में 1, 2, 3, 4, ये हमने लेते 5, 10, 15 और ये 20। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो गया। ये थोड़ा आउटपुट हम आगे ले लेते हैं इसकी तरफ। तो यहां मैं ले लेता हूं 5, 10, 15, 20 और ये 25। कोई बात ऊपर आता है आपने। अब देखिए, इसमें यदि हम अनुपात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले 10 इकाई लगाते हैं और आउटपुट हमारा 15 आ जाता है। सारे फैक्टर साधन है उनका हम परसेंट में 10% लगाते हैं तो आउटपुट कितना आता है आपका
आउटपुट परसेंट कितना है आपका 15। यदि हम इसको बढ़ा देते हैं, हमारा 15 कर देते हैं और ये 25 हो जाता है। देखिए हमने इसमें सिर्फ 5% की वृद्धि की है और यहां सीधा 10% हो गया है। इसकी बजाय इसमें परिवर्तन ज्यादा आ गया, तो हमारा ये आ गया आपका क्वांटिटी आ गई, हमारी मात्रा आ गई। तो उत्पादन की 10% वृद्धि करने पर उत्पादन के अनुपात में 15% की वृद्धि हुई। देखो यहां इनके बीच में 5 5 5 5 था, ये 5 करने पर यहां 10 हुई, तो इसकी अपेक्षा यहां ज्यादा। इसको हम बढ़ते प्रतिफल के नियम कहेंगे। समान प्रतिफल के नियम इसी प्रकार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 80 10 10 ले देते हैं, 10 20 30 40 50। इधर 10 20 30 40 50। कोई भी वेक्टर लीजिए आप, आपकी मर्जी है, जो भी आप लेना चाहें। ये मान लें 20 पे 20 हो रहा है और हमने 10 बढ़ा दिया है और इधर भी 10 बढ़ गया है, तो ये बिल्कुल आपका सीधा आएगा। जितना आपका ये बड़ा है इतना ही, जितना समान क्यों है, ये जो मात्रा आपकी क्वांटिटी है वो समान क्यों है, बढ़ते प्रतिफल की मात्रा है वो, जितनी में आपने फैक्टर बढ़ाए उतने में ही उत्पादन अधिक हो गया। अब घटते प्रतिफल के नियम यदि आप करेंगे, मैं तीनों का साथ साथ कर रहा हूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ये आपका 5 10 15 20 ये 25, ये 5 10 15 20। कोई ये कितने भी अंतर में ले, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी के अनुसार आप ले सकते हैं, लेकिन ये बीच की दूरी बराबर रहनी चाहिए। अब यहां हमारा मान लें 10 है और ये भी हमारा 10 है। हमने 10% साधन बढ़ा दिए और अनुपात हमारा बढ़ा 15। देखिए यहां पर हमने साधन तो ज्यादा बढ़ाए, लेकिन उसकी अपेक्षा जो हमारे उत्पादन है वो कम मात्रा में है। ये वक्र इस प्रकार का बनेगा आपका नीचे की तरफ। ये वक्र इसकी पैरेलल आने की कोशिश कर रहा था, ये बिल्कुल बीच में है और ये इसके पैरेलल आएगा। ये आपकी क्यू हो गया, मात्रा होगी, इस पे इतना है। तो यहां पर ये घटते प्रतिफल नियम लागू हो रहे हैं। हम ज्यादा लगाकर भी कम मिल रहा है, या जितना लगा रहे उतना मिल रहा है, और यहाँ हम कम लगा करके ज्यादा मिल रहा है। जहां कम लगा के ज्यादा मिल रहा है बढ़ते प्रतिफल के नियम, जहां पर उतना लगा के उतना मिल रहा है समान प्रतिफल के नियम। और जहां पर हमने जो फैक्टर थे, हमने जो परसेंट फैक्टर बढ़ाए हैं, इंक्रीज फैक्टर जो उत्पादक के साधन है उनको बढ़ाया, उनको हमने ज्यादा मात्रा में बढ़ाया, लेकिन उसके अनुपात में जो उत्पादन आउटपुट है वो कम हुआ। अब अगला प्रश्न ये आता है छात्रों कि ये तो थे इसके नियम, लेकिन इसके कारण आते ये नियम लागू क्यों होते हैं। इन तीनों नियम के लागू होने के अलग अलग कारण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कारण क्या है। इसके कारण है बाहरी किफायतें, आंतरिक किफायतें। स्टूडेंट्स ये जानना जरूरी है कि किफायतें होती क्या। किफायतें का मतलब फायदा लाभ। जो बाहरी किफायतें होती हैं वे क्या होती हैं। बाहरी किफायतें जैसे कि एक जगह एक फैक्ट्री थी, उसके लिए साधन नहीं आ रहा था, सड़क नहीं थी, उसके लिए कोई यातायात की सुविधा नहीं थी, वहां पर कोई बैंक वगैरह नहीं था, बीमा कंपनी नहीं थी, इस प्रकार के साधनों की बड़ी दिक्कत थी और उसके कारण उसका खर्चा ज्यादा आ रहा था। उसको सामान लेके आना है, कच्चा माल लेके आना है, तो रोड कच्चा है, ज्यादा तेल लग रहा था, मटेरियल ज्यादा बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा था और उसकी गैर हाजिर उत्पादन नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाहरी वजह यदि वहां पर सड़कें बन गई, बीमा कंपनी आ गई, वहां पर अच्छे मजदूर आगे बस्ती बन गई है, यहाँ वहां पर यातायात के लिए अच्छी सड़कें बन गई हैं, यातायात के साधन हो गए हैं, दूसरी और भी फैक्ट्रियां इसके आसपास में आ गई हैं, जिसके कारण यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है और इसके कारण इसको बहुत सा फायदा है। तो इनको हम सारे के सारे बारीक फायदे लेंगे और इसके कारण क्या होता है कि ये मिलने के कारण उत्पादन पहले की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में होता है। तो दूसरा था आपका, एक तो ये प्रकार की बचतें आ जाती हैं, इस कारण से उत्पादन पहले की अपेक्षा
अधिक इकाई लगाने से उत्पादन पहले की अपेक्षा ज्यादा आता है। दूसरा, इसका कुशलतम उपयोग भी हो लेता है, क्योंकि शुरू में आपातकाल में इतना हम साधन का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते, इसमें पूर्ण प्रयोग हो जाता है। इसके अलावा देखिए एक और आता है आंतरिक किफायतें। आंतरिक किफायतें कौन सी, जो अंदर की वस्तुएं हैं, जैसे मैनेजमेंट की है। एक 10 आदमियों के लिए भी एक मैनेजर रखा है, और हमने उत्पादन बढ़ाना है और उसमें 20 श्रमिक लगे हैं, उनके लिए भी हमने एक मैनेजर रखना है। यदि हम 2 फैक्ट्री लगाए तो दोनों के लिए एक एक 2 हो गए ना, और यदि एक ही जगह भी इकट्ठे काम करेंगे तो मैनेजमेंट करेंगे। कोई स्कूल लीजिए आप, 100 बच्चे हैं, उस स्कूल में भी एक प्रिंसिपल है, और 1000 बच्चे हैं उसमें भी एक प्रिंसिपल है। सरकार को पे तो एक ही देनी पड़ रही है, या किसी प्राइवेट मैनेजमेंट को एक ही पे देनी पड़ रही है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये उसके अंदर की वस्तुएं और भी हो जाती हैं कि इकट्ठे काम करने से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, और एक मैकेनिकल भी एक दूसरे को पूछ करके राय लेके काम को जल्दी निपटा देते हैं। तो एक आंतरिक वस्तुएं वे होती हैं जो फैक्ट्री के अंदर सुविधा के कारण, किसी अन्य कारण से उनको फायदा होता है, वो उनको हम आंतरिक वस्तुएं बोल रहे हैं, जो खुद की फैक्ट्री के कारण होता है। और बाहरी वस्तुएं जो उसके अंदर की बजाय बाहर के किसी कारण से होता है। नंबर 2, पैमाने के समान प्रतिफल के नियम। इसके क्या कारण है? इसके कारण क्या है समान प्रतिफल? इसके कारण यही है कि बचते तो होती रहती है, लेकिन साथ साथ में कुछ समय बीतने के बाद, क्योंकि पहले बढ़ते प्रतिफल के नियम लागू होते हैं, फिर समान प्रतिफल के नियम लागू होते हैं, फिर पैमाने घटते प्रतिफल के नियम होते हैं। शुरू में घटते के प्रतिफल के नियम नहीं होते और न ही समान प्रतिफल के नियम होते। तो इसमें रीजन क्या रहेगा, इसका कारण क्या रहेगा? इसका कारण यह रहेगा कि इसमें किफायतें होती हैं, लेकिन ये बराबर किसको करता है? हानियां। इसमें हानियां भी होती हैं। जो आंतरिक किफायतें दोनों होती हैं, उनमें कुछ समय बीतने के बाद थोड़ी बहुत टूट फूट है, अंदर की है या बाहर की है, वो दोनों की दोनों आंतरिक किफायतें और बाहरी किफायतों के साथ साथ आंतरिक हानियां और बाहरी हानियां दोनों शुरू हो जाती हैं, और वो इसको बराबर कर लेते हैं दोनों। इसलिए जितना हम साधन बढ़ाते हैं उतना ही अनुपात हो पाता है, उससे ज्यादा नहीं होता और न कम होता, दोनों बराबर हो जाते हैं। सबसे बड़ा इसका कारण ये है। समझ में आया आप लोगों को? मेरे ख्याल में अच्छे से आ गया। अब आते हैं पैमाने घटते फल के नियम क्यों लागू होते हैं, इसके क्या कारण है? इसके कारण नंबर 1, आंतरिक हानियां। जैसे अभी हमने ये बात की थी, बाहरी हानियां, आंतरिक किफायतें दोनों बाहरी। नंबर 2, बाहरी हानियां। मैंने ऊपर नीचे लिखा, प्रवचना के पीछे वही की बात है। आंतरिक हानियां कौन सी होंगी? जो फैक्ट्री की खुद के कारण, मैनेजमेंट के कारण ज्यादा हो गई है, मैनेजमेंट संभल नहीं रही है, या लेबर मजदूर उनमें हड़तालें हो गई हैं, या श्रमिक हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो हड़ताल हो गई है, कोई और किसी कारण से उनमें आना, जो मालिक है या मैनेजर है उनके साथ श्रमिकों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार के जो उसके कारण जो उत्पादन होता है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है समय बीतने के बाद, और समय के अंतराल में ही बाहरी हानियां भी होनी शुरू हो जाती है। रोड टूट गया है, और बाहर की जो फैक्ट्री थी वो मैनेजर बहुत बड़ा एरिया हो गया, उत्पादन उसकी बजाय उसकी समर्थक है पैरेलल, और उसकी कंपनी उद्योग लग गया है, फैक्ट्री लग गई है, तो उसको उत्पादन उसकी करने की बजाय उसमें ज्यादा है, उसको मजदूर ज्यादा, इंडस्ट्री होने के कारण उसके मजदूर है ना, उसको सस्ते दर पर मजदूर मिल रहे थे, मजदूरों की कमी होगी तो मजदूर महंगे मिल रहे हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की जो हमें किफायतें हो रही थी, ये दोनों प्रकार की हानि में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जो किफायतें जो शुरू में होती हैं, बचतें शुरू में होती हैं, जो समान हो जाती हैं, और जो समान होते हैं दोनों के बीच की स्थिति होती है। जो किफायतें होती हैं लेकिन साथ साथ में हानियां भी होती हैं, तो जो किफायतों में फायदा होता है वो हानियां होकर के बराबर हो जाता है। तो इसलिए वहां ना प्रतिफल के नियम, पैमाने के नियम है, वो प्रतिफल है ना तो बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं। लेकिन यहाँ जो और भी आगे चलेंगे इससे हम, तो जो हानियां हैं वो ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी, और जो किफायतें हैं वो होकर कम होकर के जीरो हो जाएंगी, और किफायतें ज्यादा कम होने के कारण, हानियां ज्यादा होने के कारण जो हमारा उत्पादन है वो जितने फैक्टर हम लगाएंगे उसकी अपेक्षा हमारा उत्पादन कम होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने संक्षेप में आपको पूरा चैप्टर कराने का प्रयास किया है, और कोशिश करनी है आपको अच्छे से इसको तैयार करना है, तैयार करके आपको एग्जाम के लिए बढ़िया सा लिख भी लेना है इसको अपनी कॉपी पे,
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज से आपसे विदा लूंगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।